हमारे पास आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित जायंट्स कॉज़वे ब्रिटेन की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक जगहों में से एक है। हमारे पास मोबाइल फोन से ली गई कुछ फुटेज हैं। एक पर्यटक के ड्रोन ने आयरलैंड के जायंट्स कॉज़वे पर एक चट्टान से लटकती हुई 20 टन की एक शिला को खुलते हुए कैद किया, जिसके पीछे केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। 11 सेकंड बाद पत्थर इतनी सटीकता से बंद हो गया कि उसमें कोई दरार भी नजर नहीं आई। जब पुरातत्वविदों ने उस दरवाजे के पीछे की चट्टान की जांच की, तो उन्हें 60 मिलियन वर्ष पुराने बेसाल्ट के अंदर 7 आकृतियां सीधी खड़ी मिली, जिनमें से प्रत्येक 7 फीट से अधिक लंबी थी और एक विशेष संरचना में निकास की ओर मुख किए खड़ी थी। और जब उन्होंने 4 दिन बाद दोबारा स्कैन किया, तो उनमें से एक गायब था। यही असल में हुआ था। फुटेज देखिए। इस सब की शुरुआत करने वाले व्यक्ति डबलिन के 34 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन सियारन डॉयल हैं। पिछले पतझड़ में एक मंगलवार शाम को डॉयल अपने इंस्टाग्राम के लिए सूर्यास्त की कुछ तस्वीरें लेने के उद्देश्य से एंट्रिम तट के किनारे अपना ड्रोन उड़ा रहे थे। उनका मकसद कोई किंवदंती बनना नहीं था। वह किसी असामान्य चीज की तलाश में नहीं था। वह उस सुबह डबलिन से गाड़ी चलाकर आया था, खासकर इसलिए क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान में साफ आसमान और शांत समुद्र की बात कही गई थी, और वह पानी के ऊपर चट्टानों का एक सुंदर मनोरम दृश्य लेना चाहता था। उसने ऐसा पहले भी 100 बार किया था। ड्रोन को समुद्र तट के ऊपर उड़ाओ, कुछ मिनटों का फुटेज कैप्चर करो, सबसे अच्छा फ्रेम अपने फीड पर पोस्ट करो और घर वापस चले जाओ। लेकिन बात यह है कि उस शाम उसके ड्रोन ने जो रिकॉर्ड किया, वह हाल के समय में सबसे अधिक विश्लेषण किए गए शौकिया फुटेज में से एक बन गया। पहाड़ के भीतर से खर्राटे की स्पष्ट आवाज आ रही थी। वीडियो में बेसाल्ट चट्टान का एक हिस्सा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मालवाहक वैन के आकार का। लगभग 20 टन ठोस ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा धीरे धीरे एक दरवाजे की तरह बाहर की ओर धकेला जा रहा है। इसके पीछे घोर अंधेरा था। यह गति सहज, सधी हुई और लगभग यांत्रिक थी। 11 सेकंड, फिर पत्थर शल्य चिकित्सा की सटीकता के साथ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। कोई दरार नहीं, कोई गैप नहीं, कोई जोड़ नहीं। अगर आप 1 मिनट बाद उस चट्टान का दृश्य देखते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ था। डॉयल ने लगभग क्लिप पोस्ट नहीं की थी। उन्हें लगा कि उनके ड्रोन में कोई खराबी आ गई है या कैमरे के लेंस में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसने कार में बैठे बैठे अपने फोन पर इसे 6 बार फिर से देखा और उसे स्लैब के पीछे परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वहां कुछ खुला हुआ था, कुछ असली। उन्होंने उसी रात इसे अपलोड कर दिया। सुबह तक उनका फोन लगातार बज रहा था। भूवैज्ञानिक, पत्रकार, षड्यंत्र सिद्धांत फैलाने वाले चैनल, विश्वविद्यालय के शोधकर्ता, उन सभी की एक ही जिज्ञासा थी, क्या यह असली था या नकली? अब यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्हीं में से एक कॉल क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की वरिष्ठ भूविज्ञानी डॉक्टर सारा ब्रेनन का था, जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक एंट्रिम बेसाल्ट संरचनाओं का अध्ययन किया है। ब्रेनन वायरल वीडियो के पीछे भागने वाली शख्सियत नहीं है। उन्होंने उत्तरी अटलांटिक में ज्वालामुखीय चट्टान संरचनाओं पर दर्जनों शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। जब उनके सहयोगियों ने उन्हें यह क्लिप भेजी, तो उन्होंने लगभग इसे सिरे से खारिज कर दिया था। फिर उसने इसे दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार। इस तटीय क्षेत्र में रहने वाला हर कोई जानता है कि गर्मियों के मौसम में
फिन मैककूल को जायंट्स कॉजवे के किनारे कहीं न कहीं नियमित रूप से देखा जा सकता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जाहिर है वह शीत निद्रा में चला जाता है। हाँ, यह सच है कि सभी पौराणिक जीव सर्दियों में शीत निद्रा में नहीं जाते। फिर उसने सीधे डॉयल को फोन किया और उसे साफ साफ बता दिया। या तो उसके फुटेज ने भूविज्ञान के सभी ज्ञात नियमों को तोड़ दिया था, या फिर यह अब तक का सबसे जटिल धोखा था जो उसने देखा था। अगले दिन वह यह पता लगाने के लिए उस जगह पर गई कि वह कौन सा स्तंभ है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जायंट्स कॉजवे उत्तरी आयरलैंड के तट का एक हिस्सा है जो लगभग 40,000 आपस में जुड़े हुए षटकोणीय बेसाल्ट स्तंभों से बना है। यह लगभग 60 मिलियन वर्ष पूर्व एक ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जब 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान वाला लावा घाटी में भर गया और ठंडा होकर इन आश्चर्यजनक रूप से परिपूर्ण ज्यामितीय स्तंभों में बदल गया। स्थानीय लोक कथा के अनुसार फिन मैककूल नामक एक विशालकाय व्यक्ति ने इन्हें स्कॉटलैंड तक पुल के रूप में बनाया था। कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन वास्तव में इनके अंदर क्या छिपा था यह बिल्कुल अलग ही बात है। और जरा सोचिए, सदियों के अध्ययन, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और भू विश्लेषणों के बावजूद इन चट्टानों के भीतर कभी भी कोई खोखली जगह नहीं मिली। किसी प्राचीन ग्रंथ में भी छिपे हुए द्वार का जिक्र नहीं था। किसी किंवदंती में भी इसका संकेत नहीं था। डॉक्टर ब्रेनन ने अपने करियर में उस तटरेखा के कुछ हिस्सों का दर्जनों बार व्यक्तिगत रूप से स्कैन किया था और हर बार उन्हें ठोस चट्टान के अलावा कुछ नहीं मिला, जब तक कि किरण डॉयल के ड्रोन ने उसे कैमरे में कैद नहीं कर लिया। लेकिन जब डॉक्टर ब्रेनन ने अपना रडार उस चट्टान की ओर किया तो उन्हें जो मिला उसके बारे में बात करते समय उनकी आवाज कांपने लगती है। और यही कारण है कि उनकी शुरुआती टीम के 2 सदस्यों ने पहले ही सप्ताह में इस्तीफा दे दिया। रडार से क्या पता चला? डॉक्टर ब्रेनन ने अगली सुबह तड़के डॉयल के फुटेज में दिखाए गए सटीक निर्देशांकों पर अपना ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार स्थापित किया। मौसम धुंधला था। अटलांटिक से हवा तिरछी दिशा से आ रही थी। उसने सेंसरों को कैलिब्रेट किया, एंटीना को चट्टान की ओर लक्षित किया, स्कैन शुरू किया और छवि के प्रदर्शित होने का इंतजार किया। स्क्रीन पर जो कुछ दिखाई दिया उसे देखकर वह थम सी गई। वह लगभग 2 मिनट तक बिना कुछ बोले डिस्प्ले पर टकटकी लगाए खड़ी रही। बाद में उनके फील्ड असिस्टेंट ने बताया कि उन्हें लगा कि उपकरण में खराबी आ गई है, क्योंकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वह नोट्स नहीं लिख रही थी, सेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं कर रही थी, वह बस घूर रही थी। रडार ने यह दिखाया, एक विशाल खोखला कक्ष जो उस चट्टान के अंदर छिपा हुआ था, जिसे पृथ्वी पर हर भूविज्ञानी हमेशा से पूरी तरह से ठोस बेसाल्ट मानता आया था। 12 फीट गहरा और 26 फीट चौड़ा, ज्वालामुखी की चट्टान से घिरा एक कमरा, जिसका कोई प्रवेश द्वार या निकास द्वार किसी भी यंत्र द्वारा कभी पता नहीं लगाया जा सका था। केवल यही बात असंभव होनी चाहिए थी। लेकिन स्कैन ने उस कमरे के अंदर जो कुछ पता लगाया, उसके सामने वह कमरा मानो हाशिए पर पड़ा हुआ था। अंधेरे में 7 लंबी आकृतियां सीधी खड़ी थीं। प्रत्येक की ऊंचाई 7 से 8 फीट के बीच थी। वे एक सटीक संरचना में व्यवस्थित थे, ठीक 4.5 फीट की दूरी पर, और उनमें से प्रत्येक का मुख पत्थर के दरवाजे की ओर था। वे बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित नहीं थे, न ही ढह गए थे, न ही मलबे की तरह बिखरे हुए थे, बल्कि पंक्तियों में बाहर निकलने के रास्ते की ओर मुख करके खड़े थे। आप किसी पत्थर को देखकर कह सकते हैं, यह मुझे किसी चीज की याद दिलाता है, या यह किसी चीज जैसा दिखता है। दूर कहीं देखिए,
अब बात यह है, बेसाल्ट स्थिर वस्तुओं के आसपास नहीं बनता है। यह कोई अवसादी चट्टान नहीं है जो समय के साथ धीरे धीरे जमा होती है। बेसाल्ट ठंडा हुआ लावा है। उन आकृतियों के उस चट्टान के अंदर होने की एकमात्र संभावना यही है कि जब लावा तरल अवस्था में था तब वे पहले से ही वहां मौजूद थीं। 2000 डिग्री से अधिक तापमान पर जल रहा था, जिसका अर्थ है कि वे 60 मिलियन वर्ष पहले हुए उस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से ही वहां बंद हैं, जिसने विशालकाय चट्टान का निर्माण किया था। मनुष्य का अस्तित्व तो उसके बाद 59.7 मिलियन वर्षों तक नहीं होगा। वे 7 चीजें जो भी हों, वे उस संरचना में तब से खड़ी थीं जब इस ग्रह पर किसी इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। अगली सुबह डॉक्टर इयान गैलाघर नाम के एक भूभौतिक विज्ञानी बेलफास्ट से अधिक उन्नत स्कैनिंग उपकरण लेकर आए। गैलाघर भूमिगत इमेजिंग में विशेषज्ञ हैं। वे चट्टानों, मिट्टी और समुद्र तल के नीचे दबी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने उत्तरी यूरोप में भूमिगत नदी प्रणालियों का मानचित्रण किया है और आयरिश सरकार के लिए गहरी भूपर्पटी सर्वेक्षणों पर काम किया है। उस सुबह जब उन्होंने स्कैन शुरू किया तो वे व्यवस्थित, पेशेवर और शांत थे। दशकों तक भूमिगत छवियों को देखने और कभी आश्चर्यचकित न होने से आने वाली शांति। 20 मिनट बाद उनके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उन्हें अपना टैबलेट एक चट्टान पर रखना पड़ा और दूर हटना पड़ा। वह करीब 1 मिनट तक एक छोटे से घेरे में घूमता रहा, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता रहा, फिर वापस आकर स्क्रीन पर दोबारा देखने लगा। लेकिन यहां वो बात थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके उच्च रिजोल्यूशन वाले स्कैन से पता चला कि वे 7 आकृतियां ठोस पत्थर की नहीं थीं। वे खोखले खोल थे, पतले बाहरी आवरण जिनके भीतर कुछ भी नहीं था, जैसे कोकून या कोकून। ऐसा लग रहा था मानो कभी इनके अंदर कोई जीव रहा हो, या शायद अभी भी हो। खोल की सामग्री की पहचान करना असंभव था। जिस भी चीज से यह बना था उसे पिघले हुए लावा के संपर्क में आने पर टिकना नहीं चाहिए था। कोई भी जैविक पदार्थ इतने तापमान को सहन नहीं कर सकता, न ही कोई कृत्रिम पदार्थ इतने लंबे समय तक नहीं, इतने दबाव में नहीं। फिर भी वे वहां सुरक्षित और संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ अवस्था में थे। उस चट्टान के अंदर जो डायनासोरों के विलुप्त होने के समय तरल आग की तरह थी। 48 घंटों के भीतर सरकारी एजेंसियों को चुपचाप सूचित कर दिया गया। एन्क्रिप्टेड ईमेल, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकें, और जिस साइट का डॉक्टर ब्रेनन ने अपने पूरे करियर में अध्ययन किया था वह उनसे छीनी जाने वाली थी। यह सब छिपाने की साजिश थी। पर्यावरण एजेंसी की एक टीम 48 घंटों के भीतर मौके पर पहुंची और लगभग तुरंत ही एक सार्वजनिक बयान जारी किया। ड्रोन फुटेज गीले बेसाल्ट से परावर्तित प्रकाश का एक भ्रम था। वहां कोई कक्ष मौजूद नहीं था, कोई असामान्यता नहीं पाई गई। इलाका बिल्कुल सामान्य था, सभी लोग निश्चिंत हो सकते थे। लेकिन बात यह है कि उनकी अपनी मुख्य सलाहकार डॉक्टर ब्रेनन, जिन्हें साइट की पुष्टि करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्हें मसौदा दिखाया गया, उन्होंने उसे 2 बार पढ़ा और बिना कलम उठाए उसे वापस मेज पर रख दिया। साइट पर मौजूद सहकर्मियों का कहना है कि उन्होंने अपने लैपटॉप पर कच्चे सोनार डेटा की अंतिम बार समीक्षा की, एकदम पीली पड़ गईं, स्क्रीन बंद कर दी और अगले सप्ताह अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका पत्र 4 वाक्यों का था। आखिरी वाक्य में लिखा था, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। इसके बाद एजेंसी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने चट्टान के पूरे हिस्से के चारों ओर भारी स्टील की पट्टियां
और चमकीले पीले रंग के चेतावनी चिन्ह लगा दिए। आधिकारिक कारण? तटीय कटाव, चट्टान गिरने का खतरा। ज्वालामुखी बहुत तेजी से फटा और लावा बहुत घना था। सुरक्षा मानकों के अनुसार इसे बंद कर दिया गया है। अगर आप आज उन बैरियरों के पास से गुजरें तो एक पार्क रेंजर बिना पलक झपकाए आपको वही कहानी सुना देगा। यह एक अच्छा बहाना है, सरल, उबाऊ, ऐसी चीज जिसके बारे में कोई आगे सवाल नहीं पूछता। लेकिन जिन लोगों ने वे स्कैन देखे थे वे अच्छी तरह जानते थे कि चट्टान के उस हिस्से को अचानक प्रतिबंधित क्यों कर दिया गया था, और आगे जो हुआ उसने इसकी पुष्टि कर दी। अब यहीं से मामला और भी परेशान करने वाला हो जाता है। शोध दल को औपचारिक रूप से उस क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दिए जाने से पहले ही डॉक्टर ब्रेनन मूल स्कैन के 4 दिन बाद एक बार फिर उस स्थान पर लौटने में कामयाब हो गए। मानक वैज्ञानिक प्रक्रिया: तुलनात्मक स्कैन करें, प्रारंभिक डेटा की पुष्टि करें और किसी भी बदलाव को दर्ज करें। उसे उम्मीद थी कि सब कुछ एक जैसा दिखेगा। उसे उम्मीद थी कि तस्वीर हूबहू एक जैसी होगी। वह यह मानना चाहती थी कि शायद पहले स्कैन में कोई गड़बड़ी हुई हो, असामान्य खनिज घनत्व की वजह से कोई त्रुटि हुई हो जो दोबारा देखने पर गायब हो जाए। जब नई तस्वीर उसकी स्क्रीन पर लोड हुई तो उसने खुद को संभालने के लिए उपकरण के केस का किनारा पकड़ लिया। एक आकृति गायब हो गई थी, केवल 6 ही बची थीं। पत्थर का दरवाजा नहीं खुला था, एक बार भी नहीं। कीरन डॉयल ने इसकी महत्ता को भांपते हुए अपनी मूल रिकॉर्डिंग के ठीक अगले दिन उन्होंने चट्टान की ओर सीधा लक्षित एक मोशन एक्टिवेटेड कैमरा लगा दिया था। यह 4 दिन 24 घंटे लगातार चलता रहा। फुटेज में बाहरी हिस्से में कोई हलचल नहीं दिखी, न कोई कंपन, न कोई झटका। दरवाजा पूरे समय बंद ही रहा। फिर भी उस बंद कमरे के अंदर 7 फुट लंबा एक व्यक्ति गायब हो गया। धूल का कोई निशान नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई दरार नहीं, कोई सुरंग नहीं। आसपास के पत्थरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो वह ठोस चट्टान के आर पार चला गया हो और धरती में ही समा गया हो। टीम ने स्कैन के दौरान कक्ष की दीवारों के हर इंच की जांच की। कोई निकास नहीं, कोई द्वितीयक मार्ग नहीं, कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं, कुछ भी नहीं। और सुनो, ये बाकी बचे 6 लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे इधर उधर नहीं भागे, उन्होंने अपनी स्थिति नहीं बदली और न ही वे उस जगह से हटे जहां 7वां व्यक्ति खड़ा था। वे अंधेरे में दरवाजे की ओर मुंह करके वहीं खड़े रहे, मानो 7वें के जाने की उम्मीद पहले से ही थी, मानो वह जाने वाला पहला व्यक्ति ही हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि वे आकृतियां वास्तव में किस चीज से बनी हैं, सीलबंद चट्टान के अंदर से वे कितना तापमान उत्सर्जित कर रही हैं, और शोधकर्ताओं ने उस दीवार के पीछे से दिल की धड़कन जैसी आवाज क्यों सुनी, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि थर्मल स्कैन से जो पता चला वही वह बात थी जिसके कारण एक वैज्ञानिक घटना स्थल छोड़कर चली गई और 3 सप्ताह तक उसने अपना फोन नहीं उठाया। वे गर्म हैं और उनमें दिल की धड़कनें हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की थर्मल इमेजिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नियाम कैलाघन को ज्वालामुखी ताप स्रोतों या भूमिगत जल की जांच के लिए बुलाया गया था, जो असामान्य रीडिंग की व्याख्या कर सकते थे। यह एक सीधा सादा नैदानिक कार्य था। उन्होंने आइसलैंड और अजोरेस में भूतापीय स्थलों पर इस तरह का सर्वेक्षण दर्जनों बार किया था। उसे गर्म पानी का झरना, लावा का भंडार या शायद दबी हुई कोई जलधारा मिलने की उम्मीद थी जो अवशिष्ट ऊष्मा उत्पन्न कर रही हो, और मूलतः इन्हीं परिस्थितियों के कारण ये बहुभुजीय षटभुजीय स्तंभ बने। कुछ नीरस सा, कुछ ऐसा जिसे समझाया जा सके। मार्च की एक बर्फीली सुबह थी। हवा, तापमान
39 डिग्री फ़ारेनहाइट चट्टानी सतह, उतनी ही ठंड है। आयरलैंड के तटीय इलाकों का सामान्य मौसम है, कुछ भी असामान्य नहीं है। फिर उसने अपना थर्मल कैमरा उस कक्ष की ओर केंद्रित किया। स्क्रीन नारंगी और लाल रंग से भर गई। उस बंद कमरे के अंदर शेष 6 आकृतियां 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी विकीर्ण कर रही थीं। वह तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, मानव शरीर के तापमान के आसपास भी नहीं। यह मानव शरीर का तापमान है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के आंतरिक तापमान का सटीक माप। बात यह है कि भूविज्ञान या ऊष्मागतिकी में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह समझा सके कि ठंडे पत्थर के अंदर कोई चीज 1 सदी तक भी इतनी गर्म कैसे रह सकती है। लाखों वर्षों की तो बात ही छोड़िए, ऊष्मा का क्षय होता है हमेशा। यह बाहर की ओर विकीर्ण होती है और लुप्त हो जाती है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह भौतिकी का एक मूलभूत नियम है। अटलांटिक महासागर की हवा से घिरे जमे हुए बेसाल्ट के अंदर बंद होने पर कोई भी गर्म चीज कुछ ही दिनों में आसपास की चट्टान के साथ संतुलन में आ जानी चाहिए। लाखों साल नहीं, दिन। कैलाहन ने अपने उपकरण को पुनः कैलिब्रेट किया, बैटरी बदल दी, कैमरे की स्थिति बदल दी, 3 अलग अलग कोणों से स्कैन किया। हर बार 99 डिग्री स्थिर, इसमें कोई शक नहीं। उसने गैलाघर के किट से एक और थर्मल यूनिट उधार ली और अलग हार्डवेयर के साथ पूरी प्रक्रिया को दोबारा चलाया। नतीजा वही रहा। उसने अपने सहकर्मियों की ओर मुड़कर एकदम गंभीरता से पूछा कि क्या वे उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। जब उसने उनके चेहरे देखे, पीले, भावहीन, कोई हंस नहीं रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। उसने बिना कुछ कहे अपना सामान कार में रखा और 3 सप्ताह तक किसी भी ईमेल या फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। जब उसने आखिरकार जवाब दिया तो वह सिर्फ एक पंक्ति थी, मुझे जो कुछ मैंने देखा उसे समझने के लिए और समय चाहिए। लेकिन यहां वह है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टीम ने चट्टान की सतह पर कंपन संवेदक भी लगाए ताकि सतह के नीचे की हलचल को सुना जा सके। इन संवेदकों ने जो पकड़ा वह इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला विवरण हो सकता है। एक लयबद्ध स्पंदन हर 4.7 सेकंड में दोहराया जा रहा है, लगातार, स्थिर, कभी न बदलने वाला। फिन मैककूल एक अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए उसने ज्वालामुखी विस्फोट से बचे मलबे का इस्तेमाल स्कॉटलैंड तक एक पुल बनाने के लिए किया। वरिष्ठ शोधकर्ताओं में से एक ने, और उन्होंने यह बात कहते समय बहुत सोच समझकर शब्दों का चयन किया, यह स्वीकार किया कि यह पैटर्न धीमी हृदय गति से अलग नहीं था। तापमान रीडिंग भी स्थिर नहीं थी। बिना किसी बाहरी कारण के वे 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाती थीं, फिर वापस 99 डिग्री पर आ जाती थीं। ये उतार चढ़ाव ज्वार भाटे, मौसम या किसी भी ज्ञात भूवैज्ञानिक चक्र से मेल नहीं खाते थे। टीम ने उत्तरी अटलांटिक में बैरोमेट्रिक दबाव, चंद्रकलाओं और भूकंपीय गतिविधियों के साथ सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ भी मेल नहीं खाया। ऊष्मा स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रही थी, स्वायत्त रूप से। जो भी इसे उत्पन्न कर रहा था वह उन खोखले खोलों के अंदर से आ रहा था। और हर 72 घंटे में जब टीम ने नया स्कैन किया तो स्थिति और भी बदतर हो गई। वे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। शेष 6 आकृतियां अपनी स्थिति बदल रही थीं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इंच करके। अलग अलग स्कैन के बीच मुश्किल से ही कोई अंतर दिखाई देता है, लेकिन निरंतर और एक ही दिशा में, हमेशा एक ही दिशा में। अब वे उस सटीक सैन्य संरचना में नहीं थे। वे एक साथ एकत्रित हो गए थे और धीरे धीरे बंद पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, जानबूझकर।
जैसे कोई बहुत लंबी नींद से जागकर जाने का फैसला करता है। शोधकर्ताओं ने हर 72 घंटे के स्कैन से प्राप्त स्थिति संबंधी डेटा को एक ही समग्र छवि पर संयोजित किया। जब उन्होंने मानचित्र पर दिखाई गई राह देखी, जिसमें 7 डेटा बिंदु निकास की ओर एक स्पष्ट अटूट मार्ग दर्शा रहे थे, तो कमरे में मौजूद किसी ने भी काफी देर तक कुछ नहीं कहा। अब यहीं से मामला वास्तव में परेशान करने वाला हो जाता है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? ये जीव स्तनधारियों के अस्तित्व में आने से पहले से ही ज्वालामुखीय चट्टानों के भीतर दबे हुए हैं। इन्होंने अपने ऊपर की सतह पर उठने और गिरने वाली हर प्रजाति, हर सभ्यता, हर साम्राज्य को पीछे छोड़ दिया है। करोड़ों वर्षों तक ये स्थिर रहे, वे अपनी पंक्ति में डटे रहे, अभी भी। और अब इसी वक्त हमारे जीवन काल में वे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक इस विशालकाय पुल को देखने आते हैं। परिवार अपने बच्चों के साथ उन काले पत्थरों पर चलते हैं, वे सेल्फी लेते हैं, वे गाइडों को फिन मैककूल के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उस चट्टान के पीछे असल में क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता कि चट्टान के ठीक 39 फीट पीछे 6 प्राणी ठंडे पत्थर में अपने शरीर की ऊष्मा विकीर्ण कर रहे हैं और धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं जो पहले ही एक बार खुल चुका है। ये रिपोर्टें फिलहाल अपुष्ट हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि विशालकाय जीव सर्दियों के लिए शीत निद्रा में चला गया है। डॉक्टर ब्रेनन ने अपने इस्तीफे के बावजूद सार्वजनिक रूप से इस बारे में बताने का प्रयास किया। उसने महीनों तक सब कुछ संकलित करने में बिताए, तापीय डेटा, हृदय गति के पैटर्न, स्थितिगत परिवर्तन, खोल संरचना विश्लेषण। उसने एक औपचारिक शोध पत्र लिखा, 2 विश्वसनीय सहयोगियों से उसकी समीक्षा करवाई, जिन्होंने उसकी कार्य प्रणाली को सही पाया और उसे आयरलैंड के भूवैज्ञानिक समीक्षा बोर्ड को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक के अंदर क्या है। बोर्ड ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उपकरण में खराबी थी, कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, सबूत अपर्याप्त थे, मामला समाप्त। और सुनिए, उस बोर्ड में शामिल एक सहकर्मी ने बाद में उनसे निजी तौर पर संपर्क किया, नाम गुप्त रखते हुए, पर्नर फोन। उसने उसे बताया कि असली वजह का उसकी विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। कोई भी उस अराजकता से निपटना नहीं चाहता था। अगर जनता को पता चल जाए कि प्राचीन बेसाल्ट के अंदर जैविक ताप संकेत और लयबद्ध स्पंदन पाए गए हैं, तो पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसकी बुनियाद हिल जाएगी। हर पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखना पड़ेगा, हर समय रेखा बिखर जाएगी। इस ग्रह पर बुद्धिमत्ता के उद्भव के समय से संबंधित सभी धारणाएं धराशायी हो गईं। अप्रैल में सभी निगरानी उपकरण चुपचाप उस स्थान से हटा दिए गए। शोधकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा गया, चुप रहो, वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। कोई प्रकाशन नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वे इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके। सबूत अभी भी मौजूद हैं। सायरन डॉयल के पास अभी भी डबलिन में अलग अलग जगहों पर रखी 3 हार्ड ड्राइव में ड्रोन से ली गई उनकी मूल फुटेज मौजूद है। वह हर हफ्ते उन्हें चेक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फाइलें खराब या डिलीट न हो गई हों। उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को बताया कि अब उनकी नींद का तरीका बदल गया है, हल्का, अधिक सतर्क। ऐसा लगा जैसे उस रात जब उसने उस पत्थर को हिलते हुए देखा था, उसके दिमाग में कुछ बदल गया हो और वह पूरी तरह से कभी वापस सामान्य नहीं हुआ हो। साइट पर काम करने वाले शोधकर्ताओं, ब्रेनन, गैलाघर, कैलाहन और कम से कम 2 अन्य टीम सदस्यों ने हर चीज की निजी प्रतियां रखीं।
सोनार डेटा, थर्मल लॉग, कंपन रिकॉर्डिंग, स्थिति संबंधी स्कैन, प्रत्येक उपकरण के रीडआउट की समय प्रतिबिंबित तस्वीरें, यह सब एन्क्रिप्टेड ड्राइव पर सुरक्षित रखा गया था, ऐसी जगह पर जहां बिना वारंट के कोई भी एजेंसी नहीं पहुंच सकती। लेकिन बात यह है कि उपकरण को हटाए जाने से पहले किए गए आखिरी स्कैन में 6 आकृतियां अभी भी हिलती डुलती दिखाई दीं। अभी भी धड़क रहा है, अभी भी गर्म है। दरवाजे के सबसे करीब वाला पत्थर के प्रवेश द्वार से कुछ ही फीट की दूरी पर था और इसकी लयबद्ध धड़कन पिछले सप्ताह की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, तेज होती जा रही थी, मानो उसे आभास हो रहा हो कि वह बाहर निकलने के कितने करीब है। लेकिन वह सवाल जो इन सभी शोधकर्ताओं को रातों की नींद उड़ा देता है, उन 6 लोगों के बारे में नहीं है जो अभी भी अंदर हैं। यह उस एक के बारे में है जो पहले ही बाहर निकल चुका है। जब उन्होंने पहली बार उस कक्ष की जांच की तो वहां 7 आकृतियां थीं। अब 6 हैं। एक गायब हो गई है। इसने पत्थर को नहीं तोड़ा, इसने दरवाजा नहीं खोला, इसने न तो कोई सुरंग छोड़ी, न कोई दरार, न कोई खरोंच और न ही धूल का एक कण। वह अब वहां था ही नहीं। तो अब वह कहां है? अटलांटिक महासागर के नीचे कहीं, आयरलैंड के समुद्र तल के नीचे मीलों तक फैले गुफा तंत्रों में बहता हुआ, समुद्र तट के किनारे एक अनछुई गुफा में छिपा हुआ, एक और चट्टान के भीतर दबा हुआ जिसकी जांच करने की किसी ने कल्पना भी नहीं की, या फिर किसी और ही जगह पर, शहर के नीचे, पहाड़ के अंदर, उन जगहों से गुजरते हुए जहां हमने कभी देखने की सोची भी नहीं थी। और बात यह है कि 7वें के गायब होने पर बाकी बचे 6 जरा भी विचलित नहीं हुए। वे न तो इधर उधर भागे और न ही अपनी जगह बदले। वे धैर्यपूर्वक स्थिर गति से दरवाजे की ओर बढ़ते रहे, मानो उनका जाना अपेक्षित था, मानो वे बस सबसे पहले जाने वाले थे, मानो वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमने अपना पूरा जीवन यह मानते हुए बिताया है कि हम इस ग्रह पर चलने वाले पहले बुद्धिमान प्राणी थे, लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। हमारे आने से बहुत पहले यहां कुछ था, पत्थरों में समाया हुआ, गर्माहट बिखेरता हुआ, एक ऐसी लय के साथ स्पंदित हो रहा है जो बिल्कुल सांस लेने जैसी लगती है। और यह चट्टान के भीतर तब से मौजूद है जब से हमारी बनाई हर सभ्यता इसके ऊपर सतह पर उभरी और नष्ट हुई है। डॉक्टर ब्रैनन ने हाल ही में गुप्त रूप से उन कुछ लोगों में से एक से कुछ कहा जिन पर वह अब भी भरोसा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राचीन इतिहास को किसी मृत वस्तु की तरह मानते हैं, ऐसी वस्तु जिसे हम खोद कर निकालते हैं और कांच के पीछे रख देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह मृत न हो? क्या होगा अगर यह बस सो रहा हो? और क्या होगा अगर यह अंततः जाग रहा हो? अभी 6 आकृतियां विशालकाय मार्ग पर चट्टानों के भीतर एक पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ी हैं। उनकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं, उनके शरीर की ऊष्मा का स्तर बढ़ता जा रहा है। वे मौत के बेहद करीब हैं और 7वां पहले से ही कहीं न कहीं मौजूद है। एक ऐसी दुनिया में घूम रहा है जो उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ है। क्या आपको लगता है कि वो लाखों डॉलर अभी भी उस दरवाजे के पीछे हैं, या और भी लोग बाहर निकल चुके हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। और अगर आप इस कहानी से जुड़े नए सबूत सामने आते ही जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।